सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान एक तरफ तमाम सफारती महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है, तो दूसरी जानब आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को हर सतह पर पज़ीराई मिली है। उन्होंने तमाम ही चीज़ों का अहाता किया, जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में नुकसान उठाया उसकी भी बात की। दीगर ममालिक बिलखुसूस भारत की जानिब से जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया उसका भी वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम का जिक्र किया, जीती हुई भारतीय जो पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती उसका जिक्र किया, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में हमने ये जंग जीती, लेकिन उसके बावजूद हम अमन के ख्वाह हैं और आज भी चाहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात हो। मसले कश्मीर को भी यहाँ पर उन्होंने उजागर किया। अगर हर जाविये से देखा जाए तो ये एक बैलेंस तकरीर थी। और उसके अलावा कल की उनकी होने वाली डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारर साहब, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र टू ट्रंप और एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। साजिद तारर साहब, ज़रा फरमाइएगा कि आज की जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के सेशन में, हाउ यू सी दैट? मैं समझता हूँ एक तारीखी स्पीच थी। उन्होंने हर इशू को डिस्कस किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अपनी मीटिंग्स जो है उनको मेंशन किया, उनका थैंक यू किया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट और किस तरीके से वो अमन को रोक रहे हैं। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया हमारे फील्ड मार्शल साहब को, हमारे एयर मार्शल साहब को, कि किस तरीके से 7 त्यारे गिराए गए। फलस्तीन की जो इस वक्त बर्बरियत कर रहा है इजराइल, उस पर उन्होंने तवज्जो दी। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत तारीखी मौका था इस वजह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच से पहले बीबी नेतन्याहू जो कि इजराइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की सदर ने। तो वो दर हकीकत एक हिस्टोरिक मोमेंट ये था कि आधे से ज्यादा हाल उठ के चला गया, बायकॉट किया उन्होंने। तो एक क्लियर सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है इस वक्त इजराइल की जो उनका ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आज ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक तारीखी तकरीर थी, बल्कि 2 दिनों के अंदर 3 मुलाकातें सदर ट्रंप के साथ उनकी हुई हैं। फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेड कारपेट वेलकम किया और बिलखसूस उन्होंने इब्तदाइया अपने कलमात में कहा है कि ही इज मीटिंग ग्रेट लीडर्स। फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ की। और इसी मौके पे देखने वाली एक और बात ये है कि किस तरीके से आज आपका पड़ोसी कंट्री जो कि इस रीजन का एक मिनी सुपर पावर होने का दावेदार था, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ना सिर्फ वहां पे आए नहीं, बल्कि उनके फॉरेन मिनिस्टर आए और साइड लाइन पे मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान आपकी 46 मिनट की बुनियादुल मरसूस और बार का हक ने किस तरीके से पाकिस्तान के लिए सुपर पावर्स के दरवाजे खोल दिए हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट लिकोटेक के आपके प्रोजेक्ट। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और सेकेंडली ये कि उसमें ये भी जिक्र उन्होंने किया वज़ीर आज़म ने कि अगर ट्रंप इंटरवीन ना करते इंडो पाक जो वॉर हुई है तो एक तबाहकुन जंग हो सकती थी। मैं ज़रा आती हूँ डोनाल्ड ट्रंप और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की उस मुलाकात पर, उसके अहवाल पर जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और आप उनको बड़ा करीबी जानते भी हैं, बड़ा कहा जाता है कि वो कुछ दोस्त से ज़्यादा कुछ लोग की पॉलिसी पर बिलीव करते हैं। ज़रा इस मुलाकात के अहवाल के पाकिस्तान से वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है? देखें, एक तो आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बाग्राम एयर बेस के ऊपर उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। मैं पिछले इस इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में वो जीते थे, उनके साथ ट्रैवल करता रहा। बार बार वो कहते थे कि अफगानिस्तान जो है वहां पे अमेरिकी जो असला छोड़ा गया था वो उस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। और फिर उसमें मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा कि आप देखें किस तरीके से तालिबान दोहा जो अकॉर्ड है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी वहां उसको इस्तेमाल कर रही है।
PLA उनकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका की एक पार्टनरशिप होगी अफगानिस्तान के जो दहशतगर्दी का खतरा जो है उसके लिए। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान ईरान के लिए अमेरिका की हेल्प कर सकता है, ईरान की हेल्प कर सकता है। ईरान ने कतर के बजाय पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद का इजहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ी बात है। ये दूसरा वाकया है। दूसरी चीज है। तीसरी चीज मैं समझता हूँ कि उस एरिया के अंदर चाइना और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान एक ब्रिज बन सकता है, जो कि आप देख रहे हैं, जिसकी हमारे सुदूर हमारे फील्ड मार्शल साहब ना सिर्फ अमेरिका के दौरों पर आए बल्कि चाइना के दौरों पर भी गए। आपने देखा होगा शंघाई कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से पाकिस्तान को वेलकम किया गया, परेड के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ थे प्रेसिडेंट शी के। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सफारतकारी और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है इस वक्त इट इज बहुत कामयाब तरीन है। और मैं समझता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा के अंदर खुद उन्होंने जब डायस्पोरा से एंगेज किया तो उनका एक तारीखी फिक्रा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो लिखी जा चुकी है, वो होगी, लेकिन हमें डिटरमिन करना है कि हमने किस तेजी से तरक्की करनी है। उन्होंने वहां पे बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बात की, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात की, ऑयल जो है उसके पे बात की। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म। और साथ ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक आपके पिछले वजीर आजम 3.5 साल अमेरिकन सदर की कॉल का इंतजार करते रहे वर्सेस 2 दिनों में 3 मुलाकातें। तो मैं समझता हूं कि इट्स अ बिग चेंज। आपने 2 साल के अंदर जो पाकिस्तान ने वेरी ट्रू। सेकेंडली ये कि विनर्स है ना, मतलब ऑफ कोर्स वॉर मॉन्गर्स नहीं है बट विनर्स हैं, और विनर्स को दुनिया पसंद करती है। मैं आपकी एक और चीज़ जो मुझे आपसे जाननी है, एक तो ये आपने खुद इसका जिक्र किया कि जो डिफेंस पैक्ट हमारा सऊदी के साथ हुआ है, लेकिन एक और जो कि गाज़ा पीस प्लान ट्रंप ने दिया है, जिसमें मुस्लिम ममालिक अरब ममालिक उसकी एक सरबराही उसकी कर रहे होंगे और वहाँ पर वो जाएंगे और जंग रोकने की भी कोशिश करेंगे, प्लस रीहैब प्रोसेस में भी करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। इस पे हम ये देखते हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की बात आती है तो ट्रंप उसको वीटो करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड, और हमें पता है इजराइल के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ भी मुरासिम है, अमेरिका अगर अपनी डिफेंस सप्लाई वहाँ पर रोक दे तो फिर ज़ाहिर है इजराइल शायद वो चीज़ ना कर सके उसकी अचीवमेंट। तो क्या हम इसको कहें कि मतलब टू फेस्ड पॉलिसी है या फिर क्या? देखिए, मैं 2 चीजें अभी अर्ज करना चाहूंगा। एक चेंज, बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली किस तरह आई है कि कतर पे जब इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका लॉस्ट देयर गुडविल। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा था कि जो अमेरिकन नॉन नेटो एलाइज थे, कतर और सऊदी अरेबिया, सारे दे आर शेकन। वो और बल्कि आपका जो दिफाई स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है उसी का रिजल्ट है। दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर तैयब अर्दगान साहब जो टर्की के जो सदर हैं, उनकी बड़ी धुआंधार तकरीर थी। उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से तस्वीरें गाजा के बच्चों की दिखाई और फिर उसी शाम को जब 8 सदर बैठे तो वो राइट साइड पे बैठे थे और बाहर निकल के तैयब अर्दगान साहब ने फरमाया था कि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अब आना चाहता हूं अमेरिका के रोल के बारे में। अमेरिका में तब्दीली आ चुकी है, अमेरिका तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है अमेरिका के अंदर कि इतना आसान काम नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज स्पीच करके आज उन्होंने बयान दिया है कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक के नजदीक नहीं जाने देंगे। दूसरी बात अर्ज ये करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वाहिद सदर हैं जो इजराइल के मर्जी के बगैर डायरेक्ट हमास से एंगेज कर लेते हैं, इजराइल की मर्जी के बगैर डायरेक्ट होतीज के साथ एंगेज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में चेंज आ चुकी है और जिस चीज का आपने खुद फरमाया अंदिया दिया है कि वेपन सप्लाईज का, तो मेरे ख्याल में वो अब कदम दूर नहीं है कि जो, बल्कि दूसरी अर्ज ये चीज करना चाहूंगा, जो पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्लामिक सदूर को दिया है उसका एंड रिजल्ट यही है कि टू नेशन सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल में अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स दैट नाउ। ठीक है। अच्छा, बीबीसी ने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ रिपोर्ट की है, खबर। उसने कहा कि गजा में जंग के बाद उबूरी क़यादत के लिए साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम पर गौर। ये क्या चीज़ आई है सामने? इज इट रियली अंडर कंसिडरेशन? नहीं, देखिए, वो मेरे ख्याल में इसको हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इसको रिजेक्ट करेंगे।
दर हकीकत दो चीजें हैं। टोनी ब्लेयर काफी एक्टिव रहे हैं रिसेंटली गाजा पीस के हवाले से, बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया में टोनी ब्लेयर पैकेज या टोनी ब्लेयर एक फार्मूला जो था वो सामने आया है। शायद उसी को उन्होंने एग्जैजुरेट किया या उसको शायद ये प्रपोजल लेकर आए। तो मेरे ख्याल में टोनी ब्लेयर जो थे वो काफी एक्टिव थे गाजा के हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में इसको इस्लामिक कंट्रीज और पैलेस्टीनियन, जॉर्डेनियन, इजिप्शियन, साउथीज, कतरी सब रिजेक्ट करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, लास्ट कमेंट जो सऊदीया के साथ पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उस पर एनी रिएक्शन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप या उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा चुका था पहले? मैं आपकी दूसरी बात से एग्री करूंगा कि मेरी नजर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ही इज ऑन बोर्ड, और क्योंकि साउथीज they have a very close ties with the Trump administration। ना साउथीज इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को इत्मीनान में लिए बगैर, और ना ही पाकिस्तान कर सकता है, बल्कि उस रीजन के अंदर अभी वो पैक्ट मजीद बढ़ेगा, कतर और यूएई और सब। और मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर पाकिस्तान विल बी राइजिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच साजिद आर साहब फॉर योर टाइम। साजिद आर को कर रहे थे एक्सपर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि थिंग्स आर चेंज, अमेरिका इज चेंज एज फार एज द इजराइल अटैक ऑन कतर। उसने सूरत हाल को चेंज किया और उसके बाद ट्रंप की जो पॉलिसी थी टूवर्ड्स इसराइल उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई। जो 21 नुकाती प्लान दिया है उसके तहत भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। ताहम हमने देखा कि आज जो जनरल असम्बली का इजलास था, नेतन्याहू की तकरीर पर ऑलमोस्ट वहाँ से सबका वॉकआउट था और किसी ने उसको पसंदीदगी की नज़र से भी नहीं देखा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। केपी में क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन उससे कतई नज़र उनकी लंबी लंबी मुलाकातें होती हैं। इमरान खान साहब को क्या बताया जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो केपी गवर्नमेंट है वो ट्रैप हो गई है। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब जेल में है और उनका वाहिद जो एक राबते का जरिया है वो है ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ये इंदिया भी दे चुके हैं कि उनका एक्स अकाउंट हुकूमत जल्द ही बंद कर देगी। अब उसमें जो पोस्ट होती हैं उनको लेकर उनके अपने जो अली मोहम्मद साहब हैं उन्होंने भी कहा कि जी क्या खान साहब यही कहते हैं, जो होता है उनको एहतियात से काम लेना चाहिए। फिर एक खान साहब की ट्वीट आती है कि मुझे बार बार डील्स ऑफ़र हो रही हैं। उस पर मोहसिन नकवी साहब की एक ट्वीट आती है, उन्होंने कहा है कि कैन यू नेम जस्ट वन पर्सन हु केम टू यू विद द ऑफर सेइंग वी आर रेडी टू अलाउ यू टू लीव द कंट्री, जस्ट वन नेम। अब बहरहाल ये कहानी है। दूसरी तरफ जो सूबे के हालात हैं, अली अमीन गंडापुर जो कि सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, लेकिन वो खान साहब से मुलाकात नहीं होती। खान साहब कहते हैं कि वो उनसे मुलाकात करें, लेकिन मजबूरियाँ हैं, शायद उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। वजूहात क्या है? ऑपरेशन के हवाले से खान साहब कहते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, और बल्कि वो ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, ये जो सूबा है वो ट्रैप हो गया है। क्या उनको सही ब्रीफिंग नहीं दी जाती? क्या उनको हालात का सही बताया नहीं जाता? बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रहनुमा तो हैं KP के और मुशीर एडवाइज़र टू इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी तो बड़ी तवील मुलाकातें भी होती हैं खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर सैफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब आज उस गीदड़ सिंघी का नाम बताएं जो आपकी तवील मुलाकातें होती हैं लेकिन आपके अपने चीफ मिनिस्टर मुलाकात नहीं कर पाते। गीदड़ सिंघी तो नहीं है, अलबत्ता अगर कोई नाम है तो शायद मैं खुद ही हूँ। मोहम्मद अली सैफ नाम है उस गीदड़ सिंघी का। आपको कैसे अलाउ कर दिया जाता है और क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा? ये वो सवाल है कि जिसका मेरे ख्याल में ना तो मैं जवाब जानता हूँ और ना ही मेरे ख्याल में कोई कौम को इससे कोई दिलचस्पी है। उसकी वजह यह है कि बस जेल के दरवाजे जब खुलते हैं तो सुपरिटेंडेंट के हुक्म से खुलते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद है, आप किसी को भेज के उससे पूछ लें कि वो क्यों इजाज़त देता है और बाकियों को नहीं देता। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आपकी मुलाकात होती है, अच्छी बात है। क्या आप खान साहब को एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ब्रीफ नहीं करते, या खान साहब की अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक तरफ कहते हैं कि सूबे में कोई फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। खान साहब की ट्वीट आती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है वो उस हवाले से वो कहते हैं कि वो शायद हुकूमत ट्रैप हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट का भी वो यहाँ पर नाम लेते हैं, ऑपरेशन रुकवाने की भी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा, या तो हो रहा है तो आप बता दें, और अगर नहीं हो रहा
तो खान साहब को ये कौन बता रहा है कि हो रहा है फुल फ्लेज ऑपरेशन? तो वो ऐसा कोई भी कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, हमने बार बार कहा है, मैंने भी कहा है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि वो उस वक्त इसलिए हुए थे पिछले अदवार हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के दौर में और ANP के दौर में, कि वो उस वक्त तालिबान या दहशतगर्दों ने पूरे इलाकों को कंट्रोल कर लिया था। इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन आबादी में, मकामी आबादी में छुप के रात के वक्त या क्वाड कॉप्टर पे जो है वो बम डाल के ले जाते हैं और किसी थाने पे गिरा देते हैं। तो ये कार्रवाइयां हो रही हैं। उन कार्रवाइयों के हवाले से जहां इत्तला मिलती है या जहां थाने पे हमला होता है या किसी और जगह अटैक होता है, तो उसको हम रोकते भी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और रोजाना उनको मारते हैं। इसका मतलब क्या है? एक मिनट नादिया, इसका मतलब है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, यानी जहां उनकी इत्तला मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, उसकी बुनियाद पर ऑपरेशन होता है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। अब खान साहब ने मेरी जब परसों मुलाकात हुई है, मैं मिला हूँ और काफी तफसील से उनको मैंने ब्रीफ किया तमाम हालात पे, तो उसके बाद उन्होंने ये जुमला कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा ट्रैप हो गया है। अब ट्रैप का मतलब क्या है कि एक तरफ दहशतगर्द आ गए हैं, उनको हम अगर तो उनको हम हिट करते हैं, रोकते हैं और उनके खिलाफ लड़ते हैं, तो यकीनन बाज़ औक़ात चूंकि वो आबादियों में छुप के हमले करते हैं, तो इसलिए आबादी में भी नुकसान हो जाता है, जिसकी वो भी हम नहीं चाहते, हम वो भी नहीं चाहते। लेकिन हम दहशतगर्दों को फ्री मूवमेंट की इजाजत भी नहीं दे सकते कि वो खुलेआम फिरते रहें और हम उन्हें कुछ ना कहें। तो उन्होंने इस तनाजुर में ये बात मेरी मौजूदगी में की। अच्छा, ये तो लगता है कि हम ट्रैप हो, आपका सूबा ट्रैप। अच्छा, ये तो खैर आपकी इंटरप्रिटेशन है जो कि बड़ी खूबसूरती से आपने बयान की है, लेकिन जो खान साहब की ट्वीट है, हो सकता है मैसेंजर गलत हो सकता है ट्वीट लिखने वाला गलत हो, फिर अली मोहम्मद साहब के खदशात दुरुस्त हों कि ट्वीट एज इट इज़ नहीं आ रही। वो लिखते हैं कि अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। कौन कहते हैं? खान साहब की ट्वीट, खान साहब की एक्स पे पोस्ट। जी सर। हाँ, तो उन्होंने, जहां तक देखें, एक सेकंड मैं एक बात और भी बता दूं, आप किसी और के बयान का मेरे से क्या वो कर सकती हैं? कभी ये हो सकता है कि आपको कल कोई कहे कि बैरिस्टर सैफ ने ये जुमला कहा था, अब इसकी तफसील आप बताएं। सर, वो ये तो वही XYZ नहीं है, आपके लीडर है। और वहां पर नादिया, अब यही प्रॉब्लम होता है ना, फिर बात में टोकना शुरू कर देती है ना। मेरी बात सुन ले, कल जब मैं मिला तो उस वक्त अखबारी सहाफी रिपोर्टर भी बैठे हुए थे उस जेल उधर, उन्होंने भी सवाल किए। खान साहब ने अपने मुंह से अल्फाज अदा किए। मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा है वो खान साहब के अल्फाज हैं। मैं कौन होता हूं उसकी तफसीर करने वाला या तौज़ीह करने वाला, लेकिन मैं आपके सामने अपनी वो गुफ्तगू का खुलासा पेश कर रहा हूँ कि जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूं लग रहा है कि आप लोग ट्रैप हो गए हैं। अब ट्रैप हमें तालिबान ने किया है, हमें किसी और एंटिटी ने किया है। वो अब खान साहब से आप बराह रास्त जब पूछेंगी तो वो आपको बता देंगे कि ट्रैप के डालने वाला कौन है। इमरान खान साहब की एक और पोस्ट आजकल बहुत ज़्यादा भी आ रही है, उनका बार बार डील ऑफर होती है, मुल्क छोड़ के चला जाऊँ या खामोश हो जाऊँ, केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसी डील्स ऑफर हुई हैं अब तक खान साहब को इस 2 सालों में? जी, मुख्तलिफ अंदाज में उनको कहा गया है कि आप खामोश रहें, आप बयानबाजी ना करें, आप जो है वो क्या कहते हैं, हुकूमत को काम करने दें। ये जो मौजूदा PDM की फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इस तरह की ये जो एहतजाजी मुजाहिरे हैं, प्रोटेस्ट हैं, ये ना करें, और इसके बदले में आपको जो है आपके साथ नरमी की जाएगी। लेकिन खान साहब ने बार बार कहा है कि उन्होंने इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने उसूलों पे कायम हूँ और अपने काम करता रहूंगा। और ये ऑफर्स कौन लेके जाता है सर? और फिर वही बात कि कोई ना कोई तो लेके जाता होगा ना। जाहिर है मुख्तलिफ लोग उनसे मिलते हैं और कुछ हमारे अपने पार्टी के लोग तो ओपनली मिलते हैं, लेकिन अब जेल है, जेल में अगर वो मौजूद हैं तो राना सनाउल्लाह साहब भी किसी दिन छुप के जा सकते हैं। तो इस तरह की मुलाकातें तो ये कर सकते हैं क्योंकि जेल इनके कंट्रोल में है। जो भी जेल में जाता है और खान साहब से मिलता है इनकी मर्जी और इजाजत से जाता है। तो ये सवाल तो आप मोहसिन नकवी साहब से या राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। मोहसिन नकवी साहब तो खुद पूछ रहे हैं कि कोई एक नाम बता दें कि जिसने जो आपके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। क्या आपके थ्रू कभी किसी ने कोई ऑफर करवाई? मैं अगर मोहसिन नकवी साहब को अब नाम बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में उन्हीं को शर्मिंदगी होगी और मैं ऐसी सिचुएशन फिलहाल नहीं पैदा करना चाहता। लेकिन बहरहाल जहां तक ताल्लुक है लोगों का, तो क्योंकि उनसे बहुत से लोग मिलते हैं। नहीं, मोहसिन नकवी साहब जानते हैं उन नामों को, चले आप ना बताएं, लेकिन उनको मोहसिन नकवी साहब अच्छी तरह जानते हैं। तो वजीर दाखिला हैं, ये जो जेल और ये जो जितनी भी चीजें हैं ये यकीनन पंजाब हुकूमत के अंडर आती हैं, लेकिन
वो भी इन्हीं की हुकूमत है। और बाकी जो इस तरह के इंटीरियर मैटर्स हैं इंटीरियर के, ये सारे वजारत दाखिला ही के अंडर आते हैं। तो उन्हें पता होता है जेल तो एक मॉनिटर्ड जगह है, हर जगह कैमरे लगे हैं हर जगह, और खासतौर पर इमरान खान साहब जो हैं इनके लिए एक हाई प्रोफाइल स्टेटस रखते हैं। तो उनसे तो कोई मच्छर भी जाकर अगर उनके करीब जाता है, तो आपको याद है एक जमाने में इन्होंने एक बिल्ली भी जो खान साहब के उसमें आती थी, बैरक में आती थी, उसको भी फिर बाद में रोक दिया था क्योंकि वो भी खान साहब के साथ फ्रेंडली हो रही थी। तो ये तो इनकी तो ये मालूमात बिल्ली फ्रेंडली हो रही तो, थी। हाँ मतलब जाहिर है बिल्ली थी, वो आती थी, खान साहब उसको कोई चीज खाने की दे देते थे तो वो आ जाती थी वहां पे। तो ये उसके बाद वो बिल्ली भी हटा दी थी। और आपको याद होगा खान साहब की स्टेटमेंट थी ये कि मेरे तो बैरक में जो बिल्ली आती थी उससे भी इनको डर लगता है। तो ये तो हर चीज को मॉनिटर करते हैं। जब मॉनिटर करते हैं तो इसका मतलब है कि इनको पता होना चाहिए बतौर वजीर दाखिला। और राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत अहम वजीर हैं, इन मामलात पे नजर रखते हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। चले ठीक है। अच्छा आखिरी बताएं एक बात कि सियासी तौर पर हालात इमरान खान साहब किस तरह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी से आप रिज़ाइन कर लिया, आप सेनेट कर दिया। क्या पार्लियामेंट से बाहर निकलने का भी ऐसी कोई सोच पाई जाती है खान साहब के जहन में, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कि जी आगे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट से भी निकल जाए, नेशनल असम्बली, सेनेट? हमारे पास मुजाहिमत और एहतजाज के अलावा और कोई कुछ है भी नहीं। और मुजाहिमत हम जमहूरी कर रहे हैं, तो जमहूरी मुजाहिमत में यही होता है कि आप एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आवाम को निकालते हैं। आप इस तरह के जो इकदाम हैं जो खान साहब ने किए, मसलन कमेटी से रेजिग्नेशन, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये एहतजाज के मुख्तलिफ मराहल हैं, हम कर रहे हैं ताकि किसी का ज़मीर जाग जाए। अभी तक तो ज़मीर सत्तू पी के सोए हुए हैं, लेकिन बहरहाल ट्राई यही है कि हम इसी तरह अपनी आवाज़ उठाएं। और हमारे पास क्या रास्ता है, एक जमहूरी आईनी तौर पर काम करने वाली सियासी पार्टी को और क्या ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये ऑन कार्ड्स है कि पार्लियामेंट भी छोड़ सकते हैं? देखें आगे क्या होता है, हालात किस नहज पे जाते हैं। अच्छा मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, मुस्तकबिल की क्या बात करूं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं, कार्ड्स पे मौजूद होते हैं हमेशा किसी भी लीडर के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, क्या आपकी मुलाकातें होती हैं, एक तवील मुलाकातें होती हैं खान साहब से, क्या मुकम्मल एतमाद से ये बात कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब पर मुकम्मल एतमाद है? जी मैं समझता हूँ बिल्कुल एतमाद है। उसकी वजह यह है कि जब मेरी मुलाकात हुई कल ही, तो उन्होंने मुझे अली अमीन गंडापुर के लिए हिदायत दी कि उसको ये कहें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और मुख्तलिफ मामलात पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, जो मैंने जाकर उनको कन्वे कर दी। और खान साहब के को कोई मजबूरी नहीं है किसी भी शख्स को वज़ीर आला के ओहदे पे रखना। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बदएतमादी की सिचुएशन पैदा होती है तो क्या रुकावट है, खान साहब कह देंगे, मीडिया में एक बयान दे देंगे कि अली अमीन पे या किसी भी शख्स पे मुझे एतमाद नहीं और वो रिजाइन करे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये भी हमारे मुखालफिन की उड़ाई हुई एक अफवाहें हैं कि जिसके जरिए वो ये तासुर देना चाह रहे होते हैं कि PTI के अंदर हुकूमत और सूबाई हुकूमत और खान साहब में आपस में एतमाद का फुकदान है या पार्टी के अंदर ग्रोहबंदी है। हर पार्टी में मसाइल जरूर होते हैं, हमारी पार्टी में भी हैं, कुछ लोग मुखालफाना आवाजें भी उठाते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि कोई फैक्शनलाइजेशन हो गई है या फ्रेगमेंटेशन हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अपना काम कर रही है और एतमाद से। वो जो जिन जेल सुपरिटेंडेंट का आप नाम ले रहे थे जो कि आपको अंदर जाने देते हैं, कभी आपने सिफारिश नहीं की एक मुलाकात अली अमीन गंडापुर की भी करा दें? अली अमीन गंडापुर खुद वज़ीर आला है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग है। वो उसने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो किया हुआ है, क्या नाम है, पिटिशन भी की हुई है कि मुझे खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट चूँकि इंतहाई अहम उमूर में मसरूफ़ है इस वक्त, तो वो यकीनन इस वक्त उनको तवज्जो में नहीं रही वो पिटिशन, लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक वो उठाई जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके जेल सुपरिटेंडेंट को अहकामात दिए जाएं कि वो खान से मुलाकात कराएं इनकी, और हो भी जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब साहब। और बैरिस्टर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं ना साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। मोहसिन नकवी साहब की जो ट्वीट थी जिसमें उन्होंने जो एक्स पे पोस्ट थी, उन्होंने खान साहब की उस पर रिप्लाई किया था कि जी एक का नाम बताएं, तो वो कहते हैं कि वो बखूबी जानते हैं कि कौन हो सकता है और शायद उनको वो नाम भी पता हो, तो इसका जवाब वो खुद ही दें। और अगर मैंने इसका जवाब दे दिया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, एक नया मेरा ख्याल है प्रोपेगेंडा बॉक्स या कोई और एक नई चीज़ खुल जाएगी। लेकिन बहरहाल शायद ऐसा लगता है इनकी बात से, बैरिस्टर साहब की बात से, कि वो भी जानते हैं और शायद मोहसिन नकवी साहब भी जानते हो। लेट मी टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं। सिंध और पंजाब में क्या चल रहा है, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या चल रहा है, क्या मामला सिर्फ सैलाब ज़रगान
की माली इमदाद तक ही मुहित है या मामला इससे कहीं और ज़्यादा पीछे है? एक जो कहते हैं ना लफ्ज़ी गोलाबारी सा जारी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। स्टे विद अस। जिनसे प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ जो सैलाब ज़दगान की मदद का जो मामला है उसी से रिलेटेड है या मामला कुछ और भी है? मामला है क्या, मामला शुरू कहाँ से हुआ है? हमें ज्वाइन किया है चौधरी मंजूर अहमद साहब ने, मेंबर हैं CC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मंजूर साहब ये आपने भी ये क्लिप सुना होगा। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं चाह रही हूँ ज़रा हम सीक्वेंस में बात कर लें। पहला मामला आ जाता है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इमदाद की अपील क्यों नहीं की जा रही। पंजाब कहता है कि हमें ज़रूरत नहीं है। लाइक वाइज KP वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा जी हम वी हैव सफिशेंट फंड, हम खुद कर देंगे। यही पंजाब भी कह रहा है कि हमें वफाक की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप या आपकी पार्टी क्यों ये चाह रही है कि हम एक दफ़ा फिर इमदाद की अपीलें करें, अगर पंजाब समझता है कि उसको ज़रूरत नहीं है? तो मेरे ख्याल है कुछ लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं। असल मसला ये है, बिलावल भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा कि आप इमदाद की अपील करें। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि आप क्लाइमेट चेंज से जो होने वाला नुकसान है उसको दुनिया को आगाह करें। 2025 में क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया है। आपने 72 घंटों में ये नहीं कहना था कि हमें कोई भीख दें। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि आप इन लोगों को कहें कि आपकी वजह से पाकिस्तान में उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए जो बर्बादी हुई है वो आपकी वजह से हुई है, तो आए अब आकर इसकी आबादी में हिस्सा लें। तो ये कौन सी ऐसी बात है? क्या 22 में अपील नहीं की थी? उस वक्त खुददारी नहीं थी? कौन थे जिसने अपील की थी? क्या उनके चचा मियां शहबाज शरीफ खुददार नहीं थे? क्या उन्होंने नहीं की थी? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये अब भी क्लाइमेट चेंज और उसकी तबाहकारियों को और उसके मसाइल को समझने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उस फोरम पे जाके बताएं कि जी हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना नुकसान हुआ है, उसको पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, वो आपने कहना क्या था ये समझे बगैर कि हम नहीं करेंगे। अब हमने देखना है कि ये कैसे पूरा करते हैं, ठीक है ना सर? लेकिन माजरत के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब पंजाब का विजिट करते हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज इन कसूर एंड यू आर आल्सो फ्रॉम कसूर, वहाँ पे जाते हैं और मरीम नवाज साहिबा के कामों की तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर यकायक क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये ऐसे वक्त में हम सबको, मैं अपनी पार्टी को हिदायत करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आपने साथ रहना है और साथ देना है। वो बहुत मेहनत कर रही। तो अब हम कब कह रहे हैं कि वो मेहनत नहीं कर रही? अब उस मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है इसको तो देखना पड़ेगा। अच्छा चले, वो नतीजा भी आगे जाके जानते हैं। अब जरा आ जाते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। अब मामला यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो भी फंड्स हैं वो तो वफाक रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैंने तो वज़ीर आज़म से भी कोई फ़ंड्स की रिक्वेस्ट नहीं की और ना मुझे चाहिए, हमारे पास इतने हैं कि हम अपने लोगों की मदद कर देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 10,000 करेगा, मुझे तो 10 लाख करनी है। तो पीपल्स पार्टी क्यों बज़िद है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से इमदाद की जाए? देखिए, ये इशू भी फिर एक नासमझी का इशू है। आपके पास कोई ऐसा डाटा मौजूद है? आपके पास एक ही डाटा है जो इस वक्त मौजूद है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है, जिसके जरिए 2008 में जो IDPs थे उनको रकूम ट्रांसफर की, 2010 में की सैलाब में, 2011 में की सैलाब में, और फिर अब जो है वो आप दोबारा जो है 2022 में की। तो अब करने में क्या हर्ज है? आपने आटा मतलब आप ये कह रहे हैं चौधरी साहब, उसके जरिए पैसे तकसीम कर दिए। आप ये कह रहे हैं कि ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल हो, ना उनका कार्ड इस्तेमाल हो, सिर्फ डेटा यूटिलाइज हो जाए और डेटा के ज़रिए पंजाब हुकूमत अपने नाम से या अपने तरीके से उनमें फंड्स रिलीज़ कर दे।
नहीं, जिसने जो भी पैसे ट्रांसफर करने हैं आपके पास उसके अलावा कोई डाटा ही नहीं है सर। लेकिन वो सारा डेटा तो नहीं जरूरी ना कि वो सारा डेटा ही फ्लड इफेक्टीज का होगा। फ्लड इफेक्ट की जरूरी तो नहीं है कि जिसमें डेटा में जितने हो वो एक एक बंदे का पॉवर्टी का सारा एक बंदे का डाटा है। किसके घर में फ्रिज है, टीवी है, किसके घर में क्या है क्या नहीं, वो जिम्मेदार है, कितने जानवर हैं कितने नहीं है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो पूरे गांव का डाटा मौजूद है। उसका स्कोर होता है, आपने स्कोर बढ़ाना है और सबको पैसे मिल जाए। सर लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि इतने अहम इत्तेहादी हैं, आप पीछे हट जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, वो इस बात पे रंजिश का शिकार हैं या इस बात पे एक दूसरे को ब्लेम गेम पे पड़े हुए हैं कि जी BISP का डेटा यूज करें? हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नदीम अफजल चांद साहब ने और मैंने, हमने उनको ये कहा कि आपके ये इकदामात मुनासिब हैं, घरों के जो पैसे दिए हैं वो मुनासिब हैं, जो आपने बाकी पैसे दिए हैं जो जानवरों के वो मुनासिब हैं, ठीक है, जो जानों का ज़िया हुआ है, जो इंसानी जाने गई हैं उसके पैसे मुनासिब हैं, लेकिन ये 20,000 रुपया मुनासिब नहीं है जो फसलों के लिए आपने ऐलान किया है। दूसरी बात, अब सवाल ये है कि ये छोटा इशू नहीं है। आप जाए ना जी, आप मैंने कल हमने चैलेंज किया है कि आप कोई एक यूनियन काउंसिल हम उठा लेते हैं, वहां पे हाँ रेस्क्यू का काम अच्छा हुआ है, हम तारीफ कर रहे हैं, और अगर हम कोई सजेशन दें तो उस पर इतना गुस्सा कि पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि गुस्सा असल में कोई और तो नहीं है? कोई और नहीं है, एक सेट पैटर्न था, बिलावल साहब ने पंजाब में आकर वो तोड़ा है, उस बात का गुस्सा है। बिलावल साहब बराह रास्त किसानों से मिले हैं, उनकी बात सुनी है। नुकसान किसका हुआ है? किसानों का हुआ है ना। जानवर किसके गए हैं? किसानों के गए हैं ना। फसलें किसकी तबाह हुई हैं? किसानों की गई हैं ना। इन्होंने कहा कि हम अगस्त के महीने का बिल नहीं लेंगे। भाई अगस्त में तो जहां पे पानी खड़ा हो गया वहां पे तो बिजली गई ही नहीं, अब कौन सा बिल माफ कर रहे हैं? अगर हम ये उनको कहें तो उनको गुस्सा लगता है इस बात से। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बहरहाल चौधरी मंजूर साहब को ये लगता है कि गुस्सा और किसी बात का नहीं है, लेकिन जितना गुस्सा है वो तो लगता है कि और किसी बात का है। आपको शायद याद होगा कि जिस वक्त ये सैलाब की शुरुआत थी और मरीम नवाज साहिबा जापान से वापस आई थी और आके वापस सीधा मरी गई थी, और जब मरी से वापस आई थी तो जब सैलाब ज़दगान की तरफ वो गई थी, उन्होंने पहला अपना विजिट किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब नेशनल इंटरेस्ट में बड़े फैसले लेने होंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और तज्ज़ियाकारों का ख्याल था कि वो उन 6 नहरों की तरफ निशानदेही कर रही हैं जिसको पीपल्स पार्टी ने अपोज किया था, और उसके नतीजे में वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ था। प्रोग्राम से दीजिए नातिब मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।